Hello everyone, myself Preeti Kumari from School of Engineering and Technology, Nirvan University, Jaipur. Today we are going to discuss database management system. Database management system जानने से पहले देखते हैं हम कि डेटा होती क्या है. डेटा are raw facts or figures that are collected and stored such as numbers, text, images or other type of input. डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे वो नंबर भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकते हैं. वैसे डेटा जो इनकम्प्लीट फॉर्म में हो, जिसका कोई भी मतलब नहीं बनता, जैसे हम एज एग्जाम्पल ले लेते हैं 56 हमने एक नंबर लिया एज एग्जाम्पल. अभी 56 है क्या हमें मालूम नहीं है. ये एज भी हो सकता है, ये किसी का हाउस नंबर भी हो सकता है, या फिर किसी का रोल नंबर भी हो सकता है. तो हम नहीं अभी जानते हैं कि एक्चुअली में 56 है क्या. तो जब तक हम नहीं जान रहे ये इनकम्प्लीट फॉर्म में, तब तक ये क्या है, डेटा है. और जब हमने इसे बता दिया कि और जब हमने इसमें डिफाइन कर दिया कि 56 है क्या, एज है इसका, किसी का एज है या फिर किसी का रोल नंबर है, जब हमने ये बता दिया, डिफाइन कर दिया, तो ये डेटा क्या हो गया, प्रोसेस हो गया. तो जब डेटा प्रोसेस हो जाते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है. Information processed and organized data that has been analyzed, structured and given context. Information provides meaning to the data. अगर हम किसी डेटा को मीनिंग दे रहे हैं, वो डेटा प्रोसेस फॉर्म में चला गया, तो वो क्या बन गया, इंफॉर्मेशन बन गया. अब हम देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच टू डेटा मैनेजमेंट. यानी जब हमारे पास DBMS नहीं थी, तो हम कैसे अपने फाइल को, अपने डेटा को स्टोर करते थे, कैसे मैनेज करते थे, वो हम देखते हैं. A file system is a way of organizing and storing data in a structured manner. In a file system, data is stored as files and these files are organized within directories or folders. फाइल सिस्टम में क्या होता है कि हम अपने डेटा को एक फाइल में स्टोर करते हैं, उसके बाद उसको हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं किसमें, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं कोई फोल्डर या डायरेक्टरीज में. एक फ़ाइल पहले हमने डेटा को एक फ़ाइल के अंदर बना के रखा, उसके बाद हमने कोई फोल्डर लिया और डायरेक्टरीज ली, उसमें हमने स्टोर करा दिया, उसको रख दिया. यानी कि क्या हो रहा है, पहले हम फाइल में डाल रहे हैं, उसके बाद फोल्डर्स में डाल रहे हैं. तो ये मल्टीपल लोकेशन अलग अलग जगह पे स्टोर होते हैं. तो इसमें कुछ इशूज़ भी आए, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में कुछ इशूज़ आए, जैसे कि डेटा रिडंडेंसी एंड इनकन्सिस्टेंसी. डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी ऑफ डेटा. अगर हम कोई डेटा हमने डाला फाइल्स में, तो वो क्या हो रहा है, डुप्लीकेट डेटा कहीं और भी स्टोर हो जा रहा है. तो ये प्रॉब्लम इशू आ रही थी फाइल सिस्टम में. इनकन्सिस्टेंसी क्या होता है कि अपडेट्स टू डेटा स्टोर इन वन फाइल में नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन अदर फाइल्स काउजिंग इनकन्सिस्टेंसी. इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम कोई भी चीज़ मॉडिफाई कर रहे हैं एक जगह पे, अगर हम किसी फाइल में, किसी स्टूडेंट की फाइल ली, उसमें कहीं गलती आई, हमने मॉडिफाई किया, तो वो वहाँ पे मॉडिफाई करे तो वो उससे रिलेटेड दूसरी भी फाइल से उसमें मॉडिफाई नहीं हो पा रही है, हमें हर जगह जा कर के खुद ही मॉडिफाई करना पड़ रहा है. तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम आई इनकन्सिस्टेंसी की. अब नेक्स्ट इशू क्या आता है, स्केलेबिलिटी की. एज द अमाउंट ऑफ डेटा ग्रोज, मैनेजिंग फाइल manually becomes increasingly difficult. Organizing and accessing large number of files can become slow and inefficient. जैसे जैसे डेटा हमारा बढ़ते गया फाइल सिस्टम में, और भी डेटा उसमें बढ़ रहा है. जैसे कोई स्टूडेंट का डेटा हम ले रहे हैं, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है, हम और इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, तो वो डेटा जब बढ़ जा रहा है, तो उसको संभालना, उसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग भी स्लो हो जाता है. तो ये एक इशू आई. फिर दूसरा इशू आया बैकअप एंड रिकवरी का. इसमें कोई बैकअप एंड रिकवरी की कोई सिस्टम ही नहीं है. फाइल सिस्टम में अगर हमारा डेटा लॉस्ट हो जाता है,
तो रिकवरी करने का या बैकअप करने का हमारे पास कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं था। दूसरा प्रॉब्लम आता है लैक ऑफ सिक्योरिटी फीचर्स। फाइल सिस्टम में कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड का कोई सिस्टम नहीं है, यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी उसको एक्सेस कर सकता है, हमारा डेटा कोई भी चोरी कर सकता है, तो यहाँ पे ये भी इशू आ गया। फिर दूसरा प्रॉब्लम आता है कंकरेंसी कंट्रोल का, मतलब मल्टीपल यूज़र्स एक बार में एक्सेस नहीं कर सकते हमारे डेटा को, एक बार में वो एक ही उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, उसमें कोई भी चेंजिंग करनी हो या फिर उस डेटा को एक्सेस करना हो तो सिर्फ एक बार में एक ही यूज़र कर सकते हैं। ये भी एक तरह का इशू है। जैसे हम यहाँ पे एज एग्जांपल देखते हैं कि हमने एक फ़ाइल बनाया स्टूडेंट का, एक फ़ाइल बनाया सब्जेक्ट का और एक फ़ाइल बनाया रिजल्ट का। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं। इसमें क्या है, स्टूडेंट फाइल में हमने डाला रोल नंबर, डाला स्टूडेंट का नाम, डाला उसका कोर्स, डाला फ़ोन नंबर, दिया एड्रेस, दिया रूम, दिया सब्जेक्ट का नाम, दिया मार्क्स, दिया। सेम उसके सब्जेक्ट फाइल में भी हमने सब्जेक्ट की आईडी डाली, सब्जेक्ट का नेम डाला, कोर्स डाला, रूम डाले। रिजल्ट फाइल में भी रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, कोर्स है, सब्जेक्ट नेम है, मार्क्स है। तो इसमें क्या हो रहा है, डेटा रिडंडेंसी आ रहा है। सेम चीज़ जो यहाँ पे है, जैसे स्टूडेंट का नाम यहाँ है तो रिजल्ट फाइल में भी स्टूडेंट का नाम है, यहाँ फ़ोन नंबर आ रहे हैं तो दूसरी जगह भी आ रहे हैं। तो ये क्या, ये यहाँ पे रिडंडेंसी डुप्लीकेसी का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस वजह से इस इशू को सॉल्व करने के लिए हमने लेके आया DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और क्या हो रहा है कि अलग अलग फाइल्स बना के रखने पड़ रहे हैं मल्टीपल लोकेशन स्पेस में। वही यहाँ पे लिखा है कंसीडर एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स जो हमने लिए स्टूडेंट फाइल सिस्टम के, जिसमें हमने इंफॉर्मेशन डाला रिगार्डिंग स्टूडेंट के, रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, कोर्स है, और भी उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थे वो हमने दी। सम फील्ड्स आर डुप्लीकेटेड इन मोर देन वन फाइल। रिडंडेंसी का प्रॉब्लम आ रहा है, यानी डुप्लीकेसी का प्रॉब्लम आ रहा है। एक ही चीज़ बार बार लिखी हुई है, सारे फाइल्स में एक ही चीज़ लिखी हुई है, which leads to data redundancy. So to overcome this problem, we need to create a centralized system that is DBMS approach. तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाया जिसको हम लोग कहते हैं DBMS। DBMS जानने से पहले हम जानते हैं डेटाबेस क्या होता है। तो हमने अब तक तो देखा डेटा क्या होता है, कोई भी कुछ भी डेटा हो सकता है। तो अब डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस वो होता है जहाँ हम डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा का कलेक्शन जहाँ हम स्टोर कर रहे हैं अपने डेटा को, वो क्या हो गया, डेटाबेस हो गया। जैसे हमें किसी स्टूडेंट की डेटा रखनी है तो स्टूडेंट का फ़ोन नंबर है, स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट के बारे में जितने तरह की इन्फॉर्मेशन है वो सबको हम एक जगह कलेक्ट करते हैं, एक जगह स्टोर करते हैं, वो होता है डेटाबेस। अ डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ related data. By data we mean known facts that can be recorded and that have implicit meaning. For example, consider the names, telephone numbers and addresses of the people you know. This collection of related data with an implicit meaning is a database. एग्जाम्पल के तौर पे किसी का हम नाम रख सकते हैं, उसका टेलीफोन नंबर रख सकते हैं, एड्रेस रख सकते हैं, किसी के बारे में हम जानते हैं उसका। जैसे कि इस कॉलेज का ही डेटाबेस हम ले लेते हैं, तो कॉलेज के डेटाबेस क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है हमारे एडमिन का डेटा, स्टाफ का डेटा, स्टूडेंट्स का डेटा, फैकल्टी का डेटा, विच हेल्प्स इन द एफिशिएंट रिट्रीवल, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ डेटा फ्रॉम इट। इससे क्या होगा, आसानी होगी अगर हम इस यूनिवर्सिटी के किसी भी स्टाफ का, एडमिन का, स्टूडेंट का, फैकल्टी का किसी का भी डेटा की ज़रूरत है, रिट्रीव करनी है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, तो हम डेटाबेस के थ्रू इजीली कर सकते हैं। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? तो अब तक तो हमने देखा डेटाबेस क्या होता है, तो डेटाबेस को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर के हेल्प से डेटाबेस को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। Database management system is a software which is used to manage the database. For example, MySQL, Oracle, etc. are a very popular commercial database which is used in different applications.
MySQL, Oracle जैसे सॉफ्टवेयर हैं जो अभी यूज़ में आ रहे हैं, हम लोग उसे यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस को बनाने के लिए। DBMS provides an interface to perform various operations like database creation, storing data in it, updating data, creating a table in the database and a lot more. DBMS क्या करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें हम डेटा का क्रिएशन भी करते हैं, डेटा का अपडेशन भी करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं और उसमें कुछ मॉडिफाई करना होता है वो भी करते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं जो हम डेटाबेस के थ्रू करते हैं। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी टू द डेटाबेस इन द केस ऑफ मल्टीपल यूजर्स। इट ऑल्सो मेंटेन्स डेटा कंसिस्टेंसी। ये क्या करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, और अगर मल्टीपल यूजर्स एक बार में डेटा को एक्सेस करना चाहें तो वो भी एक्सेस कर सकते हैं। फाइल सिस्टम की तरह यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि एक बार में वो एक ही डेटा को एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मल्टीपल यूजर्स भी हमारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सेस बाय डिफरेंट यूजर्स बट स्टोर्ड ओनली वंस इन अ सिस्टम। फाइल सिस्टम में क्या हो रहा था कि हम अलग अलग लोकेशंस पे फाइल बना के हम स्टोर करते थे। मतलब एक फोल्डर में 3-4 फाइल्स हमने बना ली, वैसे ही स्टोर करते थे। लेकिन डेटाबेस में क्या हो रहा है कि हम एक जगह ही स्टोर कर रहे हैं अपने डेटा को, हमें अलग अलग जगह पे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं हो रही है। ये एग्जांपल है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। सेम उसी तरह से हमने स्टूडेंट की फ़ाइल इसमें भी बनाई है, सब्जेक्ट की फ़ाइल बनाई है, रिजल्ट की फ़ाइल बनाई है, और यहाँ इसको क्या कर दिया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कनेक्ट कर दिया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे यूज़र्स डायरेक्टली DBMS के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं। जो भी फाइल को उन्हें एक्सेस करनी है डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं, उन्हें मल्टीपल लोकेशंस पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इन द एवर फिगर डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज रिड्यूस्ड ड्यू टू सेंट्रलाइज ऑफ डेटा। ये सेंट्रलाइज ऑफ डेटा होने के कारण डुप्लीकेशन भी बहुत कम हो जाती है। अब डिफरेंस क्या है फाइल सिस्टम और DBMS में, वो देखते हैं। फाइल सिस्टम में क्या हो रहा है, द फाइल सिस्टम इज अ वे ऑफ अरेंजिंग द फाइल्स इन अ स्टोरेज मीडियम विद इन अ कंप्यूटर। फाइल सिस्टम में क्या हो रहा है कि हम जो अरेंज कर रहे हैं फाइल्स को, वो एक स्टोरेज मीडियम के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, फाइल्स बना के हम एक फोल्डर में डाल रहे हैं, तो वो क्या स्टोरेज मीडियम के थ्रू डेटा अरेंज हो रहा है कंप्यूटर के अंदर। लेकिन DBMS में क्या हो रहा है कि DBMS इज अ सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग द डेटाबेस। DBMS में हम डायरेक्टली DBMS के थ्रू डेटा को अरेंज कर रहे हैं, डेटा को मैनेज कर रहे हैं, कोई भी अलग से स्टोरेज मीडियम की हमें ज़रूरत नहीं है। फाइल सिस्टम में क्या है, रिडंडेंट डेटा कैन बी प्रेजेंट इन अ फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में क्या डुप्लीकेसी ऑफ डेटा है, अगर एक तरह के डेटा हमें बार बार मिल जा रहे हैं। लेकिन DBMS में क्या होता है कि रिडंडेंट डेटा हमें नहीं मिलती है, वहाँ पे हम हटा सकते हैं। अगर डुप्लीकेसी आ भी रही है तो वहाँ पे हम उसे हटा सकते हैं डुप्लीकेसी को। तीसरा डिफरेंस है, इट डज नॉट प्रोवाइड इनबिल्ट मैकेनिज्म फॉर बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डेटा इफ़ इट इज़ लॉस्ट। कोई भी इनबिल्ट मैकेनिज्म नहीं है, अगर हमारा डेटा लॉस्ट हो जाता है तो उसके लिए बैकअप एंड रिकवरी के लिए कोई भी मैकेनिज्म फाइल सिस्टम में नहीं है। इट प्रोवाइड्स इन हाउस टूल्स फॉर बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डेटा इवन इट इज़ लॉस्ट। DBMS में क्या हो रहा है, अगर हमारा डेटा लॉस्ट भी हो जाता है तो इसमें हाउस टूल ऐसे हैं कि वो बैकअप एंड रिकवरी कर सकते हैं, हमारे डेटा लॉस्ट हो गए उसका भी। नेक्स्ट डिफरेंस है, फाइल सिस्टम प्रोवाइड्स लेस सिक्योरिटी इन कंपैरिजन टू DBMS। इसमें सिक्योरिटी बहुत ही कम है फाइल सिस्टम में, क्योंकि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होता है। हमारा जो फाइल्स बने हुए हैं फोल्डर्स में पड़े हुए, वो कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी देख सकता है, डेटा चोरी होने की भी उसमें संभावना है। लेकिन DBMS में क्या है कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, फाइल सिस्टम के कंपैरिजन में बहुत सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। अब नेक्स्ट डिफरेंस है, ओनली वन यूज़र कैन एक्सेस एट अ टाइम। एक बार में
तो एक ही यूज़र एक्सेस कर सकता है फाइल सिस्टम में, लेकिन DBMS में मल्टीपल यूज़र्स एक्सेस कर सकते हैं डेटा को एक टाइम पे। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन DBMS। DBMS के तरह देखा जाए तो ये लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फाइल बना के बस फोल्डर में डाल रहे हैं, किसी भी अलग से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और कोई मैन पावर की भी ज़रूरत नहीं है इसको स्टोर करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए ज़्यादा मैन पावर की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन DBMS में क्या हो रहा है कि उसमें सॉफ्टवेयर का यूज़ आ रहा है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, और इसलिए ये थोड़ा कॉस्टली होता है फाइल सिस्टम से। इसमें मैन पावर भी ज़्यादा है, अगर सॉफ्टवेयर है तो उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए ज़्यादा मैन पावर चाहिए उसको मैनेज करने के लिए, इसलिए हम थोड़ा सा ये कॉस्टली होता है DBMS फाइल सिस्टम के कंपैरिजन में। टू एक्सेस डेटा इन अ फाइल यूज़र रिक्वायर्स एट्रीब्यूट्स सच एज फाइल नेम, फाइल लोकेशन। अगर हमें फाइल सिस्टम में फाइल्स को एक्सेस करना है तो उस फाइल की हमें लोकेशंस पता होनी चाहिए, उस फाइल का नाम पता होना चाहिए। फाइल का नाम पता होना चाहिए, किस फाइल में वो सेव है, कहाँ पे वो सेव है, उसकी लोकेशन और उसका नाम, ये हमें जानना पड़ेगा। लेकिन DBMS में क्या हो रहा है कि ऐसा कुछ का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, फाइल नेम, उसके लोकेशन और नेम की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हम DBMS के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया फाइल सिस्टम का, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव्स। जैसे स्टोरेज, ये तो फाइल सिस्टम एक स्टोरेज मीडियम है, तो हमें हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में स्टोर करके रखना पड़ता है इसको। DBMS क्या है, इसका एग्जांपल MySQL, Oracle जो आजकल यूज़ हो रहे हैं डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए जो यूज़ हो रहे हैं वो आजकल यूज़ हो रहे हैं MySQL, Oracle और भी ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस क्या क्या हैं DBMS के। बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग में क्या यूज़ है, फॉर मेंटेनिंग कस्टमर इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा। कस्टमर के इंफॉर्मेशन को मेंटेन करके रखना, उसके अकाउंट को मेंटेन करके रखना, बैंकिंग के जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको मेंटेन करके रखना, ये सब हम किससे कर सकते हैं, DBMS के हेल्प से कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में क्या यूज़ है DBMS का, फॉर मेंटेनिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, कोर्स रजिस्ट्रेशन एंड ग्रेड्स। स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना, कोर्स के रजिस्ट्रेशन जो भी हो रहे हैं उसको मेंटेन करके रखना, या फिर कोई उनके ग्रेड्स हैं, मार्कशीट्स वगैरह, उनको एक जगह स्टोर करके रखना। जितने भी ये सब काम हो रहे हैं वो DBMS के थ्रू ही हो रहे हैं। रेलवे रिजर्वेशन में क्या काम है DBMS का, फॉर चेकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रिजर्वेशन इन डिफरेंट ट्रेन्स या फिर टिकट्स। हम चेक करते हैं ट्रेन्स में कि सीट्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, सीट्स अवेलेबल हैं या नहीं है, या फिर पैसेंजर का इंफॉर्मेशन हो गया, ये सब को स्टोर करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हैं। टेली कम्युनिकेशन में क्या यूज़ है DBMS का, फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ कॉल्स, जनरेटिंग बिल्स एक्सेट्रा। कॉल्स जितने भी हो रहे हैं उसके रिकॉर्ड को रखना, फिर हमारे जो बिल्स जनरेट हो रहे हैं कॉलिंग के, ये सबका स्टोरेज जहाँ हम स्टोर करके रखते हैं, कहाँ रखते हैं, वो DBMS में रखते हैं स्टोर करके। सेल्स में क्या यूज़ है DBMS का, फॉर कस्टमर, प्रोडक्ट एंड परचेज इंफॉर्मेशन। सेल्स में कस्टमर का इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन और परचेज का इंफॉर्मेशन, जैसे किसने कितने आइटम मंगाए, कितने आइटम खरीदे और कौन से कस्टमर थे, कस्टमर्स की सारी डिटेल्स, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल, तो भी ये सारे इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके रखते हैं DBMS। हॉस्पिटल्स में क्या यूज़ है DBMS के, टू मैनेज पेशेंट डेटा, मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड बिलिंग इंफॉर्मेशन। पेशेंट के डेटा को मैनेज करना, मेडिकल रिकॉर्ड्स उनके हैं जो उनको स्टोर करके रखना है, जितने भी बिलिंग इन्फॉर्मेशन है, कितने पैसे कहाँ खर्च हुए, जितने भी बिल्स हम जनरेट कर रहे हैं वो सारे कहाँ स्टोर हैं DBMS में। सोशल मीडिया साइट जो आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें कहाँ यूज़ आता है DBMS का, इट यूजेस डेटाबेस टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट यूज़र्स, इमेजेस, वीडियोस, चैट्स एक्सेट्रा। जो भी हम सोशल मीडिया पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, जैसे अपने बारे में इन्फॉर्मेशन डालते हैं, फिर अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, वीडियोज़ अपलोड करते हैं, हमारी चैट्स जो होती है, ये सारे कहाँ DBMS में स्टोर होते हैं।
तो यहाँ पे भी DBMS का यूज़ आ रहा है। DBMS हो गया। अब देखते हैं RDBMS क्या होता है। RDBMS स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, all modern database management system like SQL, MS SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL, जितने भी तरह के ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं DBMS के, वो सारे बेस हैं RDBMS पे। RDBMS होता क्या, इसको हम कहते क्यों है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? इसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बेस्ड है रिलेशनल मॉडल पे। रिलेशनल मॉडल EF कॉड, ये एक IBM रिसर्चर थे। उन्होंने सबसे पहले 1970 में रिलेशनल मॉडल को डेवलप किया था। उसी पे बेस्ड है ये हमारा RDBMS। RDBMS वर्क कैसे करता है? डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ रोज, यानी कि टपल्स इन RDBMS। RDBMS में डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ रो, टपल्स, terms of tuples. It contains several tables and each table had its primary key. RDBMS में हम जो भी डेटा को कंटेन्स करते हैं वो करते हैं टेबल्स के फॉर्म में, और टेबल्स के पास, हर एक टेबल्स के पास एक प्राइमरी की होती है। अब प्राइमरी की होती क्या है? तो प्राइमरी की वो होता है जैसे कि कोई स्टूडेंट है, उसकी हमारे पास क्या है? ID है, फ़ोन नंबर है, नेम है, एज है, एड्रेस है। एक स्टूडेंट की हमारे पास इतने इन्फॉर्मेशन हैं। अब इसमें फ़ोन नंबर तो और भी स्टूडेंट के सेम हो सकते हैं, नेम भी सेम हो सकता है, एज भी सेम हो सकता है, एड्रेस भी सेम हो सकता है। तो प्राइमरी की जो होता है, प्राइमरी की होता है जो यूनिक बनाए बाकी सब में। इन स्टूडेंट को क्या यूनिक बना रहा है, कौन सा ऐसा चीज़ है जो और लोगों से उसे अलग बना रहा है, तो वो हो गई उसकी आईडी जो होगी उसकी, वो सारे स्टूडेंट से उसकी अलग होगी। सबकी अपनी अपनी आईडी होगी, अलग अलग आईडी होगी। तो ये इसको क्या बना रहा है? यूनिक। तो प्राइमरी की का मतलब होता है यूनिक, जो यूनिक है सारे इंफॉर्मेशन में, वो हो गई हमारी प्राइमरी की। और हर एक टेबल की एक प्राइमरी की होती है। Due to collection of an organized set of tables, data can be accessed easily in RDBMS. क्योंकि ये टेबल्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया होता है, इसलिए इसको एक्सेस करना बहुत ही आसान होता है। ये एक एग्जांपल है RDBMS का। इसमें क्या है कि हमने एक टेबल बनाया है, जिसमें क्या है, ये हो गया कॉलम्स, ये हो गया रोज। अब हमने इसमें एम्प्लॉय आईडी डाली है, एम्प्लॉय का नाम डाला है, एम्प्लॉय का पोस्ट डाला है और उसकी सैलरी डाली है। तो कॉलम्स को हम फील्ड्स भी बोलते हैं और एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। जितना भी कॉलम्स है उसको हम फील्ड्स भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। और जितने भी रोज़ हैं उसको हम लोग रोज़ भी बोलते हैं, रिकॉर्ड्स भी बोल सकते हैं और टपल्स भी बोल सकते हैं। ये प्राइमरी की है एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि ये इन चारों जो कॉलम्स हैं इनमें क्या यूनिक वो एम्प्लॉय आईडी है, यानी कि सबकी ये अलग होगी। नाम सेम हो सकता है, पोस्ट भी सेम हो सकता है, सैलरी भी सेम हो सकती है उनकी, लेकिन उनकी जो एम्प्लॉय की जो आईडी होगी वो सब में अलग होगी, सबकी अलग अलग आईडी होगी। इसलिए ये क्या हो गया हमारा, ये हम एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बना दिए। हम जिसे चाहे उसे प्राइमरी की बना सकते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। ये इसकी हमने डाला कि इवन एम्प्लॉय आईडी राहुल नाम का एम्प्लॉय है, उसका पोस्ट क्लर्क
है, और उसकी सैलरी 2,000 रुपये, 20,000 रुपये। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है रेंज, कि कितने से कितने के बीच में हम वैल्यू डाल रहे हैं, वो हो गया रेंज। अब देखते हैं कि डिग्री क्या होता है। डिग्री यहाँ पे डाला है डिग्री, तो डिग्री क्या होता है? जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो क्या हो गया? हमारे डिग्री हो गए, इस टेबल के डिग्री हो गए। जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इस टेबल की डिग्री हो गई। कार्डिनैलिटी क्या होती है? जितने भी इस टेबल में रोज़ हैं, जितने भी रोज़ प्रेजेंट हैं इसमें, तो इसकी नंबर ऑफ रोज़ क्या हो गया? उसकी कार्डिनैलिटी हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास 4 रो है, इसलिए इसकी डिग्री 4 है, और यहाँ पे हमारे पास 4 कॉलम है, इसलिए हमारी कार्डिनैलिटी भी 4 है। अब कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो यूज़ होंगे उस टेबल में, उसको हम समझते हैं। जैसे टेबल्स, टेबल को हम रिलेशन भी बोलते हैं DBMS में। एवरीथिंग इन अ रिलेशनल डेटाबेस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस। जितने भी रिलेशनल डेटाबेस में जो कुछ भी स्टोर हो रहा है, सारे रिलेशन के फॉर्म में ही स्टोर होंगे, यानी टेबल्स के फॉर्म में ही स्टोर होंगे। द RDBMS database use tables to store data. A table is a collection of related data entries and contains rows and columns to store data. This table represents some real world objects such as person, place or event about which information is collected. जितने भी डेटाबेस, जितने भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करा रहे हैं RDBMS में, वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करा रहे हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे हमने स्टूडेंट की टेबल बनाई, तो जितने भी कॉलम्स डालेंगे उससे रिलेटेड डालेंगे। जैसे स्टूडेंट की ID है, उसका फ़ोन नंबर है, उसका एज है, जो भी है उससे रिलेटेड कॉलम्स बना करके उसमें हम स्टोर कराएंगे टेबल के फॉर्म में। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी टेबल की, रिलेशन की। तो पहला प्रॉपर्टीज़ है, इच रिलेशन हैज अ यूनिक नेम बाय विच इट इज़ आइडेंटिफाई इन द डेटाबेस। डेटाबेस में जो हम हर एक टेबल, हर एक रिलेशन बना रहे हैं, उसकी अपनी क्या होगी? यूनिक नेम होगा, यूनिक नेम होना चाहिए। ये उसका प्रॉपर्टीज़ है, ताकि उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि डेटाबेस में किस नाम से ये टेबल बना हुआ है। तो यूनिक नेम होना चाहिए उस रिलेशन का। दूसरा प्रॉपर्टीज़ है, रिलेशन डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट टपल्स। टेबल्स में डुप्लीकेट रोज़ नहीं होने चाहिए। जो एक बार हमने वो रोज़ बना ली है रो, वो वही सेम रो दोबारा हम नहीं बना सकते हैं। तीसरा, द टपल्स ऑफ ए रिलेशन हैव नो स्पेसिफिक ऑर्डर। जो हम रो बना रहे हैं टेबल में, उसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है कि इसके बाद ये डालनी है, इसके बाद ये डालनी है। आप किसी भी ऑर्डर में आप वो टपल्स बना सकते हो। चौथा प्रॉपर्टीज़ है, ऑल एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन आर एटॉमिक, दैट इज each cell of a relation contains exactly one value. जितने भी एट्रीब्यूट्स हम टेबल्स में डाल रहे हैं, हर एक सेल वो क्या होने चाहिए? एटॉमिक होने चाहिए, यानी कि एग्जैक्टली वन वैल्यू, सिर्फ एक ही वैल्यू उसमें होने चाहिए। अब दूसरा है रो यानी रिकॉर्ड, जिसको हम टपल्स भी कहते हैं। अ रो ऑफ अ टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड a record or tuple. It contains the specific information of each entry in the table. It is a horizontal entry. जितने भी horizontal entry है वो रो होंगे। उसमें क्या होता है? हर एक एंट्री का स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हम रो में स्टोर कराते हैं। इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रो के भी। नो टू टपल्स आर आइडेंटिकल टू इच अदर इन ऑल देयर एंट्रीज। दो रो जो होंगे वो क्या होंगे? आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए, यानी कि अलग अलग, डिफरेंट होने चाहिए दोनों रोज़। दो रोज़ अगर हम बना रहे हैं तो दोनों अलग अलग होने चाहिए। ऑल टपल्स ऑफ द रिलेशन हैव द सेम फॉर्मेट एंड द सेम नंबर ऑफ एंट्रीज। जितने भी टपल्स हम बना रहे हैं, जितने भी रोज़ हम बना रहे हैं रिलेशन में, वो सारे सेम फॉर्मेट्स के होने चाहिए और सेम नंबर ऑफ एंट्रीज। जितने एंट्रीज उसमें डाले हुए हैं, सेम उतने ही एंट्रीज होने चाहिए और सेम फॉर्मेट में होने चाहिए। द ऑर्डर ऑफ द टपल इज इररेलीवेंट।
दे आर आइडेंटिफाइड बाई देयर कंटेंट नॉट बाई देयर पोजिशन। अभी अभी हमने देखा सेम वही चीज़ है कि ऑर्डर से इसको मतलब नहीं है, आप ऑर्डर इधर उधर रख सकते हो रो का, क्योंकि वो जो आइडेंटिफाई हम करेंगे उसके कंटेंट के द्वारा करेंगे, ना कि उसके पोजीशन पे करेंगे। तो इसके जो ऑर्डर्स हैं वो इधर उधर हम रख सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब है कॉलम्स। अ कॉलम इज अ वर्टिकल एंट्री इन द टेबल विच कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विथ अ स्पेसिफिक फील्ड इन अ टेबल। कॉलम्स क्या होता है? वर्टिकल एंट्री कॉलम्स हो गए। इसमें हर एक कॉलम में उसका स्पेसिफिक फील्ड होगा, जैसे उसकी आईडी है, फ़ोन नंबर है, एम्प्लॉय का सैलरी है, उसका पोस्ट है, तो स्पेसिफिक अलग अलग इन्फॉर्मेशन उसमें होंगे वर्टिकल एंट्री में। इसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? एवरी एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन मस्ट हैव अ नेम। जितने भी एट्रीब्यूट्स हम बना रहे हैं उसके नाम होने चाहिए। नल वैल्यूज़ आर परमिटेड फॉर द एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में यानी कॉलम्स में हम नल वैल्यूज़ भी स्टोर करा सकते हैं। एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टबल ऑफ ए रिलेशन आर द प्राइमरी की। एट्रीब्यूट्स जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई होता है वो हमारा क्या हो गया? उस टेबल का प्राइमरी की हो गया। अब डेटा आइटम्स और सेल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ टेबल इज द इंडिविजुअल डेटा आइटम। जो हमने अभी टेबल्स देख रहे थे उसमें जो इंडिविजुअल एक सेल था, एक ब्लॉक था, उसको हम कहते हैं डेटा आइटम। यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है रिलेशन का, कोई भी टेबल का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट डेटा आइटम होता है। इट इज़ अ स्टोर एट अ टाइम एट द इंटरसेक्शन ऑफ टपल्स एंड एट्रीब्यूट्स। जो भी रोज और कॉलम्स का इंटरसेक्शन हो रहा है, वो सेल जो बन रहा है, उस सेल को हम क्या बोलते हैं? डेटा आइटम्स बोलते हैं। अब इसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? डेटा आइटम्स आर एटॉमिक, वो भी एटॉमिक होने चाहिए, डेटा आइटम्स भी। द डेटा आइटम्स फॉर एन एट्रीब्यूट शुड बी ड्रॉन फ्रॉम द सेम डोमेन। जो भी डोमेन हमने ले रखा है, ऊपर जो भी कॉलम जिसका बना हुआ है, उसी का डेटा आइटम्स में उसी के वैल्यू होने चाहिए, सेम डोमेन के वैल्यू होने चाहिए। अब देखते हैं कि डिग्री क्या होता है। द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कंप्राइज अ रिलेशन इज नोन एज द डिग्री ऑफ द टेबल। हमारे टेबल में जितने भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स यानी नंबर ऑफ कॉलम्स जितने भी हैं वो हो गए उस टेबल के डिग्री। कार्डिनैलिटी क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ टपल्स एट एनी वन टाइम इन अ रिलेशन इज नोन एज द टेबल्स कार्डिनैलिटी। यानी कि कार्डिनैलिटी नंबर ऑफ रोज कितने प्रेजेंट हैं हमारे टेबल में, वो क्या हो गए? हमारे कार्डिनैलिटी हो गए। अगर रिलेशन में कार्डिनैलिटी ज़ीरो है तो उसको हम क्या कहेंगे? एम्प्टी टेबल कहेंगे। यानी इसमें कोई रोज ही प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या हो गया? एम्प्टी टेबल हो गया। नल वैल्यूज़ क्या होता है? द नल वैल्यू ऑफ द टेबल स्पेसिफाई दैट द फील्ड हैज़ बीन लेफ्ट ब्लैंक ड्यूरिंग रिकॉर्ड क्रिएशन। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू फील्ड विथ जीरो और अ फील्ड दैट कंटेन्स स्पेस। नल वैल्यूज़ क्या होता है? जब हम क्रिएशन करते हैं टेबल्स का तो उसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं उस कॉलम को, वो क्या हो गया? नल वैल्यूज़ हो गए। ये बिल्कुल डिफरेंट है अगर हम उसमें उस फील्ड में ज़ीरो डालते हैं या स्पेस डालते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। नल वैल्यूज़ में अगर हम उसको खाली छोड़ देते हैं टेबल क्रिएशन के समय तो उसको हम नल वैल्यूज़ कह सकते हैं, लेकिन अगर हम उसमें स्पेस भी डाल देते हैं या ज़ीरो डाल देते हैं तो वो नल वैल्यूज़ में काउंट नहीं होगा। अब हम देखते हैं डेटा इंटीग्रिटी। कुछ रूल्स हैं डीबीएमएस बनाने के लिए, वो देखते हैं। पहला है एंटिटी इंटीग्रिटी। एंटिटी इंटीग्रिटी क्या होता है? इट स्पेसिफाइड दैट देयर शुड बी नो डुप्लीकेट रोज इन अ टेबल। ये क्या स्पेसिफाई करता है? टेबल में डुप्लीकेट रोज नहीं होने चाहिए, एक भी डुप्लीकेट रोज टेबल में नहीं होने चाहिए। दूसरा डोमेन इंटीग्रिटी में क्या है? इट इन्फोर्सेस वैलिड एंट्रीज फॉर ए गिवन कॉलम बाय रिस्ट्रिक्टिंग द टाइप, द फॉर्मेट और द रेंज ऑफ वैल्यूज। जितने भी एंट्रीज आ रहे हैं कॉलम्स में वो सारे वैलिड होने चाहिए। जो फॉर्मेट हम यूज़ कर रहे हैं वही फॉर्मेट में वही डेटा टाइप का, और रेंज जो डाला हुआ है उसी रेंज में होने चाहिए वैल्यूज़ के।
वैलिड एंट्री होने चाहिए, वैलिड डेटा टाइप, वैलिड रेंज, जो भी है वो वैलिड होने चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं डाल सकते। तीसरा है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इट स्पेसिफाइज दैट रोज कैन नॉट बी डिलीटेड विच आर यूज्ड बाय अदर रिकॉर्ड्स। उस रो को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं जो रो दूसरे रिकॉर्ड्स के द्वारा यूज़ हो रहा है, उस रो को हम डिलीट नहीं करें, ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी स्पेसिफाई करता है। चौथा इंटीग्रिटी है यूज़र डिफाइंड इंटीग्रिटी। इट इन्फोर्सेस सम स्पेसिफिक बिजनेस रूल्स डिफाइंड बाय यूजर्स। दिस रूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द एंटिटी डोमेन और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये यूज़र डिफाइंड इंटीग्रिटी ये स्पेसिफिक बिजनेस रूल है, यानी यूज़र द्वारा बनाया गया कुछ रूल्स है, ये इन तीनों रूलों से अलग है। अब हम पढ़ते हैं ईआर डायग्राम, यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होता है डीबीएमएस में, वो देखते हैं। पीटर चेन डेवलप्ड द ईआर डायग्राम इन 1976। द ईआर मॉडल was created to provide a simple and understandable model for representing the structure and logic of the database। जैसे कोई नॉन टेक्निकल आदमी है, टेक्निकल वाले समझ रहे हैं कि हमारा डीबीएमएस क्या हो रहा है, रिलेशन टेबल्स क्या बन रहे हैं, हम क्वेरी यूज़ करके, एसक्यूएल यूज़ करके कैसे हम डेटाबेस में डाल रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, टेबल का क्रिएशन कैसे हो रहा है, ये टेक्निकल लोग समझ पा रहे हैं। जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, जिन्होंने डीबीएमएस जो नहीं जानते हैं क्या होता है, उनके लिए, उनको समझाने के लिए हम ईआर डायग्राम बताते हैं। एक डायग्राम के फॉर्म में बता रहे हैं, जो भी हम टेबल्स अपना बना रहे हैं उसको हम डायग्राम के फॉर्म में दिखा रहे हैं कि हमारा कैसे कैसे डीबीएमएस वर्क कर रहा है, कैसे हम टेबल बना रहे हैं, कैसे उसका किसी के साथ रिलेशन हो रहा है। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का इस डिपार्टमेंट के साथ जो रिलेशन है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, ये सारे को बताने के लिए एक डायग्राम के रूप में हम बता रहे हैं, उसको हम कहते हैं ईआर मॉडल, यानी ईआर डायग्राम। ईआर मॉडल was created to provide a simple and understandable model for representing the structure and logic of the database। ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, रिलेशनशिप among the entities present in the database। जो भी एंटिटीज प्रेजेंट हैं डेटाबेस में, उनके बीच का रिलेशनशिप को बताने के लिए एक डायग्राम बना रहे हैं। इन ईआर मॉडलिंग द डेटाबेस स्ट्रक्चर इज पोर्ट्रेट एज अ डायग्राम कॉल्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। डेटाबेस स्ट्रक्चर को ईआर मॉडलिंग में क्या कर रहे हैं, एज अ डायग्राम के रूप में दर्शा रहे हैं, उसको हम कहते हैं ईआर डायग्राम। फॉर एग्जांपल में लेके चलते हैं कि हमने एक स्कूल का डेटाबेस बनाया, उस डेटाबेस में स्टूडेंट नाम का एक एंटिटी लिया, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि एड्रेस हो गया, नेम हो गया, आईडी हो गया, एज हो गया, ये स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं। द एड्रेस कैन बी अनदर एंट्री with attributes like city, street name, pin code, etc. and there will be a relationship between them। एक हमने स्कूल नाम का डेटाबेस बनाया, उसमें हमने एक स्टूडेंट नाम की एंटिटी ली, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स बनाए जैसे आईडी, नेम, एड्रेस, एज। इसमें हमने ले लिया एट्रीब्यूट्स, इसके एंटिटी के अपने अपने एट्रीब्यूट्स ले लिए, तो ये क्या हो गया, इसको हम कहेंगे, ये जो हमने डायग्राम के फॉर्म में दिखाया उसको हम कहेंगे ईआर डायग्राम या ईआर मॉडल भी बोल सकते हैं। इसमें क्या हो गया, एड्रेस के अंदर भी और भी इसके एट्रीब्यूट्स, एज ए एंटिटी इसको भी ले सकते हैं, एंटिटी को हम ऐसे डिनोट करेंगे, एज ए एंटिटी एड्रेस को भी ले सकते हैं। इसमें भी क्या हो जाएगा, इसका हाउस नंबर हो गया, इसके स्ट्रीट कौन से हैं, कौन से सिटी का है, तो इसको भी एंटिटी मान के इसके भी एट्रीब्यूट्स हम बना सकते हैं। तो ये ईआर डायग्राम है। अब हम सिंबल्स क्या क्या यूज़ करते हैं ईआर मॉडल बनाने के लिए, वो देखते हैं। रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं हम एंटिटीज़ को बताने के लिए, ईआर मॉडल में जितने भी एंटिटीज़ हैं उसको शो करने के लिए हम रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। एलिप्स का यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट्स, ईआर मॉडल में जितने भी एट्रीब्यूट्स हम बना रहे हैं उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एलिप्स का यूज़ करते हैं। डायमंड का यूज़ क्यों करते हैं, रिलेशनशिप्स एमंग एंटिटीज़ के बीच में जो रिलेशंस है उसको बताने के लिए हम डायमंड शेप का यूज़ करते हैं। लाइंस का यूज़ करते हैं
attributes to entities and entity sets within other relationship types. कोई भी लाइंस का यूज़ कर रहे हैं हम कनेक्ट करने के लिए, जैसे एंटिटी का एट्रीब्यूट से कनेक्ट करना हो या फिर एंटिटी को रिलेशनशिप के साथ कनेक्ट करना हो, तो उस लाइन को हम यूज़ कर रहे हैं। डबल इलिप्स कब यूज़ करते हैं? डबल इलिप्स का जब हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स बना रहे हैं, जैसे कि वैसा एट्रीब्यूट जिसके बहुत सारे वैल्यूज़ हो सकते हैं, उसको बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे डबल इलिप्स का। डबल रेक्टेंगल कब यूज़ करते हैं? जब कोई वीक एंटिटी होती है, वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। ये हैं कंपोनेंट्स, यह डायग्राम के कंपोनेंट्स है। एंटिटी में भी होती है वीक एंटिटी। ये जो एंटिटी है वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, इसके अंदर आ जाता है वीक एंटिटी। फिर एट्रीब्यूट आते हैं। एट्रीब्यूट्स में क्या क्या हो गया, उसके भी टाइप्स हैं, जैसे की एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। तो इस तरह से रिलेशंस के भी टाइप्स हैं, 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड many to many। ये क्या हो गया, इसके कंपोनेंट्स हो गए। मेनली कंपोनेंट्स एंटिटी, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप ही हैं, लेकिन इसके भी अपने टाइप्स हैं। अब देखते हैं कि एंटिटी होता क्या है। एन एंटिटी में बी एनी ऑब्जेक्ट, क्लास, पर्सन और प्लेस इन द ईयर डायग्राम। एन एंटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रेक्टेंगल्स। एंटिटी कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन, कोई भी जगह, उसको हम एंटिटी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लिया है, मैनेजर, प्रोडक्ट, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, कुछ भी ले सकते हैं। दैट कैन बी टेकन एज एन एंटिटी। किसी को भी एज एन एंटिटी हम बना सकते हैं, कोई भी क्लास हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी पर्सन हो या कोई भी प्लेस हो। तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय को एंटिटी बनाया। एंटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेक्टेंगल के साथ। रेक्टेंगल में हमने एम्प्लॉय को डाला, यानी वो एंटिटी है। अब इसका हम क्या रिलेशन बता रहे हैं? एक और एंटिटी ले लिया डिपार्टमेंट का, तो ये एम्प्लॉय क्या है, वो वर्क कर रहा है डिपार्टमेंट में, तो ये क्या रिलेशन हो गया इन दोनों के बीच में? दो एंटिटी है, उसके बीच का ये रिलेशन है। तो एंटिटी को हमने डिनोट किया एक रेक्टेंगल से। वीक एंटिटी क्या होता है? अब हमने पढ़ा ये एंटिटी क्या है। अब वीक एंटिटी क्या होता है? एन एंटिटी दैट डिपेंड्स ऑन अनदर एंटिटी कॉल्ड अ वीक एंटिटी। द वीक एंटिटी doesn't contain any key attributes of its own। वीक एंटिटी क्या होता है? वैसा एंटिटी जो दूसरे एंटिटी पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, लोन, जो कि एक एंटिटी है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। और एक हमने एंटिटी ले लिया इंस्टॉलमेंट का। तो इंस्टॉलमेंट क्या है? वो लोन पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये क्या है, वो उस पर डिपेंड कर रहा है लोन, कि हमारे कितना लोन रहेगा उस हिसाब से इंस्टॉलमेंट उसकी कितनी होगी। ठीक है, डिपेंडेंट है लोन पे, इसलिए ये क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट। ये वीक एंटिटी हो गया, और वीक एंटिटी को हम डबल रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। और क्या होता है, वीक एंटिटी में कोई भी प्राइमरी की नहीं होता है, जबकि एंटिटी में जो भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है या एंटिटी है उसमें प्राइमरी की डालना ही होता है, लेकिन वीक एंटिटी में प्राइमरी की नहीं होते हैं। अब एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट इज यूज टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटिटी। कोई भी, अभी हमने जो एंटिटीज ली, उसके जो कोई भी एंटिटी है उसका कुछ प्रॉपर्टीज होगा, तो उस प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। जैसे हमने एम्प्लॉय को लिया, एम्प्लॉय ले लिया एंटिटी में, तो एम्प्लॉय की जो आईडी होगी, उसका नाम होगा, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमारी होगी वो क्या होगी, उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। इलिप्स इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए इलिप्स का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने ले लिया, स्टूडेंट को एंटिटी ले लिया, इसके जो सारे जो नेम है, आईडी है, फ़ोन नंबर है, एज है, ये सारे इसके क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए। एट्रीब्यूट्स को हमने इलिप्स में रिप्रेजेंट कर दिया। अब एट्रीब्यूट्स के अंदर भी टाइप्स आते हैं कि कितने तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला है की एट्रीब्यूट्स। की एट्रीब्यूट्स में क्या होता है? The key attribute is used to represent the main characteristics of an entity। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो बता रहा है, जैसे कि जो इसमें यूनिक बना रहा है स्टूडेंट को, वो क्या हो गया, की एट्रीब्यूट्स हो गए। इट रिप्रेजेंट्स अ प्राइमरी की। द की
एट्रीब्यूट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एलिप्स विद द टेक्स्ट अंडरलाइन। स्टूडेंट के सारे एट्रीब्यूट्स हैं, अब इनमें से इनको यूनिक कौन बना रहा है, तो वो हो गए हमारे की एट्रीब्यूट आईडी। तो आईडी इन सब में इसकी यूनिक होगी, इसलिए हम आईडी को की एट्रीब्यूट बना दिए। अब एक कंपोजिट एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एन एट्रीब्यूट दैट कंपोज्ड ऑफ मेनी अदर एट्रीब्यूट्स इज नोन एज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स का मतलब वैसा एट्रीब्यूट जिससे जुड़े हुए हैं और भी एट्रीब्यूट्स, जैसे और उसके भी मैंने जो एट्रीब्यूट्स बनाए वो उससे क्या है, कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। द कंपोजिट एट्रीब्यूट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इलिप्स एंड दोज इलिप्स आर कनेक्टेड विथ एन इलिप्स। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमने एट्रीब्यूट्स मेन जो है हमारा एट्रीब्यूट्स है उसको रिप्रेजेंट किया, उससे फिर से उसको इलिप्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे नेम क्या है, नेम एक एट्रीब्यूट्स है, उसके साथ उससे निकल के आया फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। नेम का ही पार्ट है, लेकिन क्या ये जुड़ा हुआ है नेम से, नेम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कंपोजिट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, एन एट्रीब्यूट दैट हैव मोर देन वन वैल्यू, दिस एट्रीब्यूट्स आर नोन एज मल्टी वैल्यूड। वैसा एट्रीब्यूट जिसके एक से ज़्यादा वैल्यू हैं वो हो गए हमारे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। जैसे एग्जांपल में ले लिया, स्टूडेंट कैन हैव मोर देन वन फ़ोन नंबर, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर एक से ज़्यादा हो सकता है, एक स्टूडेंट के पास दो फ़ोन नंबर हो सकते हैं, तो ये क्या होगा, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हो गए। तो इसको हम लोग डबल इलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स इज नोन एज डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। मतलब कि वैसा एट्रीब्यूट जो किसी एट्रीब्यूट से डिराइव हो रहा है, मतलब कोई एक एट्रीब्यूट हमें मालूम है और उससे हम डिराइव करके दूसरा एट्रीब्यूट बना रहे हैं, उसको हम लोग कहेंगे डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश्ड इलिप्स, डैश्ड इलिप्स से हमें उसको डिनोट करते हैं। एज एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है, ए पर्सन्स एज चेंजेस ओवर टाइम एंड कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट लाइक डेट ऑफ बर्थ। जैसे यहाँ पे इसका बर्थ डेट डाला हुआ है, कोई भी स्टूडेंट का बर्थ डेट हमें मालूम है तो हम इससे इसका एज डिराइव कर सकते हैं। किसी बच्चे का हमें डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो उसकी एज कितनी होगी ये हम पता कर सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ से डिराइव हो रहा है एज, तो इसलिए एज क्या हो गया, डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स हो गए, इसलिए इसको हमने डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन एंटिटीज। दो एंटिटी के बीच में रिलेशन को बताने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम रिलेशनशिप को। इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डायमंड शेप से हम रिलेशनशिप को यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये क्या हो गया, दो एंटिटी के बीच में रिलेशन बता रहा है। जैसे टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट को, तो टीचर्स यहाँ पे क्या हो गया, रिलेशन हो गया दोनों के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन है टीच का। तो यहाँ पे इसको हम लोग डायमंड शेप में डिनोट किए हैं क्योंकि ये दोनों के बीच का रिलेशन बता रहा है। अब रिलेशन में कई प्रकार के होते हैं। पहला वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन में क्या हो रहा है, व्हेन ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी इज एसोसिएटेड विद द रिलेशनशिप देन इट इज़ नोन एज वन टू वन रिलेशनशिप। अगर कोई एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से एक रिलेशन के साथ कनेक्टेड है, यानी कि जो फीमेल, यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है, फीमेल कैन मैरी टू वन मेल एंड वन मेल कैन मैरी टू वन फीमेल, यानी कि एक फीमेल एक मेल के साथ उसकी शादी हो रही है और एक मेल की शादी फीमेल के साथ एक के साथ हो रही है, तो दोनों के बीच वन वन का कनेक्शन है, वन वन का रिलेशन है, इसलिए यहाँ पे हमने वन टू वन रिलेशनशिप डाला है। इसे कहेंगे हम वन टू वन रिलेशनशिप। दूसरा है वन टू मेनी रिलेशनशिप। When only one instance of the entity on the left and more than one instance of an entity on the right.
लेफ्ट साइड में एक एंटिटी है और राइट साइड में मेनी एंटिटी के साथ रिलेशन है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 to many रिलेशनशिप हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, साइंटिस्ट कैन इन्वेंट मेनी इन्वेंशन बट द इन्वेंशन इज डन बाय द ओनली स्पेसिफिक साइंटिस्ट। जैसे कोई एक साइंटिस्ट है, उन्होंने मेनी इन्वेंशंस किए, यानी कि साइंटिस्ट ने मेनी इन्वेंशन किए, लेकिन ये जो इन्वेंशन है, मेनी इन्वेंशन जो है वो किसी एक साइंटिस्ट द्वारा ही इन्वेंट किया गया है। तो ये साइंटिस्ट क्या है, साइंटिस्ट के साथ जो इन्वेंशन का रिलेशन है वो मेनी का है, और जो इन्वेंशन का जो रिलेशन है साइंटिस्ट के साथ वो 1 का है। तो यहाँ पे क्या रिलेशन आ गया, 1 to many रिलेशनशिप। नेक्स्ट जो आता है वो है many to 1 रिलेशनशिप, यानी when more than one instance of the entity on the left and only one instance of an entity on the right associate with the relationship, then it is known as many to many relationship। मतलब जो लेफ्ट साइड है, जो लेफ्ट साइड का जो रिलेशन आ रहा है वो मेनी का आ रहा है, और जो राइट साइड का रिलेशन आ रहा है वो 1 का आ रहा है। एज एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, स्टूडेंट इनरोल्स फॉर ओनली 1 कोर्स बट अ कोर्स कैन हैव मेनी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो है, मेनी स्टूडेंट्स यानी एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनरोल कर रहे हैं एक कोर्स के लिए, लेकिन ये जो कोर्स है वो कोर्स के पास मेनी स्टूडेंट्स हैं, यानी कि कोर्स स्टूडेंट जो है वो उसका जो रिलेशन है कोर्स के साथ वो 1 का है, और कोर्स का जो रिलेशन है स्टूडेंट का वो मेनी का है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेनी टू 1 रिलेशनशिप हो गया। अब लास्ट है यहाँ पे रिलेशनशिप का मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। When more than one instance of the entity on the left and the more than one instance of an entity on the right associates with the relationship, then it is known as many to many relationship। यानी कि लेफ्ट साइड में भी जो कनेक्शन जो हो रहा है दूसरे साइड वाले एंटिटी के साथ वो भी मेनी का है, और राइट साइड वाले एंटिटी का जो रिलेशन हो रहा है लेफ्ट साइड वाले के साथ वो भी मेनी का है। दोनों साइड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, तो हम इसको कह रहे हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। एग्जाम्पल में ले लिए हैं, एम्प्लॉय कैन असाइन बाय मेनी प्रोजेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स कैन हैव मेनी एम्प्लॉयज़। जैसे जो एम्प्लॉय है उसका जो रिलेशन है प्रोजेक्ट के साथ वो मेनी है, कि जो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को, मोर देन 1 एम्प्लॉयज़ को मोर देन 1 प्रोजेक्ट्स दिए गए, और मोर देन 1 प्रोजेक्ट्स के लिए मोर देन 1 एम्प्लॉयज़ रखे गए उस प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के बीच मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप हो रहा है। तो एम्प्लॉयज़ असाइंड, प्रोजेक्ट इज असाइंड, ये रिलेशन है दोनों का मेनी टू मेनी का। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।